ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2901 लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप सब सीक्वेंस 2। और ये इस प्रॉब्लम का ना पार्ट 2 है। इससे पहले एक ट्यूटोरियल और डाला था मैंने विच वॉज पार्ट 1। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप पहले वो देख लो, या फिर अगर ना आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस प्रॉब्लम पता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का तो आप डायरेक्टली इस पर भी जंप कर सकते हो। आप डायरेक्टली पार्ट 2 ही देखो, क्योंकि पार्ट 1 में ना मैंने मोस्टली LIS के बारे में ही बात की है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग एरे गिवन है वर्ड्स और एक एरे गिवन है ग्रुप्स, बोथ एरेज हैविंग लेंथ n। ठीक है, दो एरेज गिवन है वर्ड्स और ग्रुप्स और उन दोनों का लेंथ n है। यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ इज द नंबर ऑफ पोजिशंस एट विच द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्ट्रिंग है एक DAB और दूसरा है DAB। ठीक है, तो आप देखो अगर इनका मेरे को हैमिंग डिस्टेंस निकालना है इन दोनों स्ट्रिंग्स का तो कैसे निकालेंगे। पहला कैरेक्टर देखते हैं। पहला कैरेक्टर B है और D है। अच्छा, तो फिर मतलब एक कैरेक्टर का डिफरेंस तो आ गया, तो जो मेरा वो हैमिंग डिस्टेंस होगा ना उसमें मैं जाके 1 ऐड कर देता हूँ। अब A नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। A दोनों में सेम है, B भी दोनों में सेम है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है जो हैमिंग डिस्टेंस होता है ना वो दो इक्वल लेंथ स्ट्रिंग्स का ही होता है। तो आप एक काम करना, एक आई पॉइंटर बनाना, इनिशियली 0 होगा और वो n तक जाएगा, 0 से n तक। n क्या है? इन दोनों का साइज़, इन दोनों स्ट्रिंग्स का दोनों का साइज़ इक्वल है। तो फिर आप 0 से लेके n तक लूप चलाना और देखना कहाँ कहाँ पे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे आपका कैरेक्टर्स डिफरेंट होगा ना तो आपका जो हैमिंग डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, हमको हैमिंग डिस्टेंस समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फ्रॉम एन एरे ऑफ इंडिसेस 0 to n-1 सच दैट द सब सीक्वेंस इज डिनोटेड एज I0, I1, IK-1 हैविंग लेंथ k द फॉलोइंग होल्ड्स। ठीक है, और दो कंडीशन हमको दे दी हैं। मतलब हमको ना ऐसा सब सीक्वेंस निकालना है। सब सीक्वेंस मतलब हम इस स्ट्रिंग को पिक कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, फिर इसको भी पिक कर सकते हैं। मतलब हम कुछ स्ट्रिंग्स को पिक कर सकते हैं और कुछ को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो पिक के और स्किप मतलब कैसे करना है वो समझते हैं। एडजेसेंट इंडिसेस इन द सब सीक्वेंस देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना इसका मेरे को करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड ग्रुप भी दिया हुआ है। BAB इज एसोसिएटेड विद ग्रुप 1, DAB इज एसोसिएटेड विद ग्रुप 2, सिमिलरली CAB इज एसोसिएटेड विद ग्रुप 2। ठीक है, तो जो मेरे को सबसीक्वेंस निकालना है ना, BAB के बाद मैं DAB तभी ले सकता हूँ जब ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हों। BAB ग्रुप 1 का है और DAB ग्रुप 2 का है। ठीक है, अगर आपको सबसीक्वेंस में डाउट है ना तो आप पार्ट 1 देखना। पार्ट 1 में मैंने सबसीक्वेंस को बहुत अच्छे से समझाया कि होता क्या है। ठीक है, पहली कंडीशन हमको समझ में आ गई कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स के होने चाहिए ये। अब DAB ग्रुप 2 का है। ठीक है, तो इसके बाद ना जो मैं एलिमेंट पिक करूँगा सब सीक्वेंस में अपने, वो अगर वो ना ग्रुप 2 का नहीं हो सकता, वो ग्रुप 1 का दोबारा हो सकता है, ग्रुप 3 का हो सकता है, ग्रुप 4 का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ग्रुप 2 का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला हमको समझ में आ गया। देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स आर इक्वल, ग्रुप्स IJ इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स IJ+1। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है कि जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे BAB के बाद DAB में ले सकता हूँ क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप्स के हैं और इनकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये है जो हैमिंग लेंथ होगी ना बिटवीन देम इज़ 1। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैं हैमिंग डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मतलब लेंथ तो इक्वल होगी, तो मेरी सेकंड कंडीशन बस इतनी है कि जो हैमिंग डिस्टेंस होगा ना बिटवीन देम शुड बी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 वेयर ओके फॉर ऑल इंडिसेस इन द सबसीक्वेंस। ठीक है, फिर से दोनों कंडीशन एक बार रिपीट करते हैं। जो भी मैं सब सीक्वेंसेज में एलिमेंट्स पिक कर रहा हूँ ना उसके जस्ट जो पहले मैंने एलिमेंट पिक किया हो वो सेम ग्रुप का नहीं हो सकता। अगर BAB ग्रुप 2 का है तो मेरे को ना DAB किसी और ग्रुप का होना चाहिए, वो ग्रुप 2 का नहीं हो सकता। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन ये थी कि जो स्ट्रिंग्स के बीच का हैमिंग डिस्टेंस होगा वो 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ये दो कंडीशंस मेरी ट्रू हैं तो मैं सब सीक्वेंस में ऐड कर सकता हूँ किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, रिटर्न अ स्ट्रिंग एरे कंटेनिंग द वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द इंडिसेस इन ऑर्डर इन द सिलेक्टेड सबसीक्वेंस। ठीक है, इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम, स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स में बी अनइक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इससे पहले मैंने LIS वाला क्वेश्चन क्यों बताया था आपको। अब ये देखो उसमें मेरे को क्या करना था, मेरे को ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेज निकालने थे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को गिवन था कि मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंसेज निकालने हैं और इसमें मेरे को पता है कि मेरे को सब सीक्वेंस निकालना है, पर ना वो जो सब सीक्वेंस होगा वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए।
इन दो कंडीशंस के बेसिस पे मेरे को मेरे एलिमेंट्स को पिक करना है। और यहाँ पे मेरे को पता था कि जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है, नम्स प्रीव इंडेक्स है, वो जब जब छोटा होगा तो मैं अपने सबसीक्वेंस में पिक कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत रिलेशन हम बिठा पा रहे हैं। उसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या था, मेरे को ना इंटीजर वेक्टर गिवन था एक, ठीक है, और मैं इनके एलिमेंट्स को कुछ को पिक कर रहा था, कुछ को स्किप कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मेरे को स्ट्रिंग्स गिवन है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, मैं कुछ स्ट्रिंग्स को पिक कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस, और कुछ को स्किप कर सकता हूँ। अगर सपोज मेरा कोई स्ट्रिंग मिल जाए मेरे को जो कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैं उसको अपने सब सीक्वेंस में पिक ही नहीं करूँगा, उन स्ट्रिंग्स को मैं स्किप कर दूंगा। अब क्वेश्चन हमको लास्ट में बोल रहा है रिटर्न अ स्ट्रिंग एरे कंटेनिंग द वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द इंडेक्सेस इन ऑर्डर, ठीक है, इन द सिलेक्टेड सबसीक्वेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ आप स्ट्रिंग्स को स्किप करोगे, कुछ को पिक करोगे, तो ना ऑर्डर में मेरे को बताओ कि कोई भी एक सबसीक्वेंस को ना आप प्रिंट करा दो। अगर बहुत सारे सबसीक्वेंस हो रहे हैं, जैसे इस केस में BAB और CAB एक सोल्यूशन है, ठीक है, पर BAB और DAB भी तो एक सबसीक्वेंस हो सकता है लेंथ 2 का, ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या करना है, सबसीक्वेंस निकालना है और उसके बाद उस सबसीक्वेंस को प्रिंट भी करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सबसीक्वेंस प्रिंट करने वाली चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि मैं एक हैश बना दूंगा, उसमें मैं स्टोर करता जाऊँगा कि अगर मैं किसी एक इंडेक्स पे हूँ तो मैंने प्रीवियस एलिमेंट कौन से इंडेक्स का पिक किया था, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जब मैं यहाँ पे था 4th इंडेक्स पे, सपोज अभी मैं 4th इंडेक्स पे हूँ, तो मेरे को पता है कि 4th इंडेक्स का एलिमेंट पिक करने से पहले ना मैंने 1st इंडेक्स का एलिमेंट को पिक किया था। मैं 1st इंडेक्स पे आया, 1st इंडेक्स पे जब मैं आया मेरे को पता चला कि 1st इंडेक्स का एलिमेंट जब मैंने पिक किया उससे पहले मैंने 0th इंडेक्स का एलिमेंट पिक किया था, तो मतलब मैंने 3 को पिक किया होगा। अब मैं 3 पे आया तो 3 पे फिर 0 ही है, मतलब 0th इंडेक्स पे 0 ही है। तो उस केस में मैंने क्या किया था, मेरे वाइल लूप को स्टॉप कर दिया था। वाइल लूप कब तक चल रहा था, वाइल हैश ऑफ मैक्स इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्स इंडेक्स। तो मतलब मैंने आपको प्रिंट करना सिखा रखा है, सब सीक्वेंस की लेंथ मैक्सिमम निकालना सिखा रखा है। तो चेंज क्या है, चेंज बस ये है कि यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो गई और वहाँ पे इंटीजर्स थे, वेक्टर ऑफ इंटीजर था, यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। मैं तो कहता हूँ ना कि मैं उसी को, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ अपना सोल्यूशन बनाने की, इसी में थोड़े से चेंजेस करके। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हम आ गए n पे। इंट n हमने नम्स डॉट साइज़ का रखा है, यहाँ नम्स डॉट साइज़ तो है नहीं, यहाँ पे तो वर्ड्स और ग्रुप्स है, तो मैं इसको वर्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। वर्ड्स डॉट साइज़ n है और वर्ड्स का और ग्रुप्स का साइज़ सेम है, तो फिर n मतलब वर्ड्स का साइज़ भी वही है, ग्रुप्स का साइज़ भी वही है, ठीक है। डीपी वेक्टर बनेगा, हाँ डीपी वेक्टर बनेगा, सब सीक्वेंस का लेंथ निकालना है मेरे को, ठीक है। हैश लगेगा, हैश भी चाहिए होगा मेरे को, और हैश के हर एक वैल्यू को मैंने क्या किया था, हैश आई इज इक्वल टू हैश आई से इनिशियलाइज किया था। ये क्यों किया था ये समझना ना, तो आपको प्रीवियस वीडियो पे एक बार जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैक्स लेंथ और मैक्स इंडेक्स, ये भी मेरे को चाहिए। ये दो लूप्स भी चाहिए मेरे को। इनर जो आउटर लूप है मेरा वो इंडेक्स 0 से लेके n तक चलेगा, और जो इनर लूप है वो प्रीफ इंडेक्स 0 से लेके लेस देन इंडेक्स तक चलेगा, ये भी ठीक है। पर ये वाली जो कंडीशन है ना, नम्स प्रीफ इंडेक्स इज लेस देन नम्स इंडेक्स, ये वाली मेरे को गलत लग रही है। मेरे को तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है ना। अगर ये दो कंडीशंस ट्रू हैं तो मैं अपने एलिमेंट को, मतलब प्रीवियस एलिमेंट को पिक कर सकता हूँ सब सीक्वेंस में। तो इसका मतलब ये है कि ना मेरे को इस वाले जो कंडीशन है ना इफ़ की, इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स ये चीज़ भी चेंज होगी। ये चीज़ अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से इसमें ना ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं। तो पहले इफ़ की कंडीशन को हम देखते हैं। अगर मैं किसी प्रीवियस एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ मेरे करंट इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ सब सीक्वेंस बनाने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, जो साइज़ है मेरे इंडेक्स वाले स्ट्रिंग का और प्रीव इंडेक्स का वो सेम होना चाहिए। तो वो लिख देते हैं, वर्ड्स इंडेक्स डॉट साइज डॉट लेंथ आएगा, डॉट लेंथ शुड बी इक्वल टू वर्ड्स प्रीव इंडेक्स डॉट साइज, ठीक है। ये कहाँ से पता चला मेरे को, ये मेरे को यहाँ पता चला था। अगर मैं हैमिंग डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल वाली चीज़ मैंने देख ली। और दूसरा क्या था, ये जो दो वर्ड्स हैं ना मेरे प्रेजेंट इंडेक्स पे और प्रीवियस इंडेक्स पे, वो दोनों अलग अलग ग्रुप्स के होने चाहिए। तो मैं वो भी कंडीशन में डाल देता हूँ, इफ़ ग्रुप्स इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू ग्रुप्स प्रीव इंडेक्स, ठीक है। ये भी कर लिया। अब मतलब मैंने लेंथ चेक कर ली दोनों वर्ड्स की सेम है या नहीं, मैंने ये चेक कर लिया कि वो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं या नहीं, पर एक चीज़ रह गई, मैंने हैमिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट ही नहीं किया। अच्छा चलो, हैमिंग डिस्टेंस के लिए ना मैं एक फ़ंक्शन लिख देता हूँ,
सपोज चेक, ये ना मेरे को बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर जो मेरा हैमिंग डिस्टेंस होगा वो 1 से बड़ा आता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर 1 से छोटा आता है तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं इफ़ वाला जो है ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये पूरी ट्रू हो जाएगी और मैं अंदर के स्टेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करूँगा। चेक फंक्शन में मेरे को क्या भेजना चाहिए, प्रेजेंट इंडेक्स पे जो मेरा स्ट्रिंग है वो भेज देता हूँ, और जो प्रीवियस इंडेक्स पे स्ट्रिंग है वो भेज देता हूँ, वर्ड्स प्रीव। ठीक है, अब अगर ये सारा ट्रू है, ठीक है, तो फिर मैं देखूँगा लेंथ चेक करूँगा मैं। अगर मेरा जो सब सीक्वेंस बन रहा है डीपी प्रीव इंडेक्स पे, उस पर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या वो डीपी इंडेक्स से बड़ा है। सेम चीज़ आप देखो मैंने यहाँ पे भी करी थी, है ना, एग्जैक्टली सेम। फिर ये ऑपरेशन तो मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा। इफ़ डी पी प्रीव इंडेक्स 1 प्लस डी पी प्रीव इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन डी पी इंडेक्स, तो मैंने डी पी इंडेक्स में गया और 1 प्लस डी पी प्रीव इंडेक्स कर लिया, और हैश इंडेक्स इज इक्वल टू प्रीव इंडेक्स। ये मैंने क्यों किया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंट एलिमेंट को पिक करने से पहले मैंने किस एलिमेंट को पिक करा था। क्योंकि देखो यहाँ पे ना मेरे को एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करना है कंटेनिंग वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द इंडेसेस इन द सिलेक्टेड सब सीक्वेंस। मतलब सब सीक्वेंस जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें जो मैं स्ट्रिंग्स चूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को उसका भी ट्रैक रखना है, इसीलिए मैंने ये हैश बनाया था। अब फॉर लूप के बाद जाके मैं चेक करूँगा इफ़ डी पी इंडेक्स इज़ लेस देन मैक्स लेंथ, ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू डी पी इंडेक्स, मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। सही बताओ ना, मेरे को इसमें मैक्स लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैक्स लेंथ मेरे को क्या बताएगा कि इन वर्ड स्ट्रिंग में से मैंने कितने स्ट्रिंग्स को पिक करा, उसकी तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरे को लेंथ थोड़ी निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो मेरे को क्या लेंथ रिटर्न करनी थी, इसमें मेरे को क्या रिटर्न करना है, इसमें तो मेरे को एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। मतलब मेरे को सब सीक्वेंस ही रिटर्न करना है। जो यहाँ पे मैं सब सीक्वेंस प्रिंट करा रहा हूँ ना, वो मेरे को बेसिकली इसमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो या तो आप मैक्स लेंथ निकालो या तो नहीं निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये मैक्स इंडेक्स का ट्रैक आपको इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जाके हमको क्या रिटर्न करना है, हमको अपना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना, तो मैं एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना देता हूँ आंस। ठीक है, और आंस डॉट पुशबैक कर देता हूँ वर्ड्स मैक्स इंडेक्स। अब ये मैंने क्यों किया, ये अगर आपको समझना है तो आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, जो भी मेरे मैक्स इंडेक्स पे एलिमेंट था ना, मैं गया और मैंने उसको अपने आंस में डाल दिया, और अब मैं पीछे जाता जा रहा हूँ। मतलब अगर मैंने पहले मैं कैप डालूंगा फिर मैं बैप डालूंगा, ठीक है, और ना मेरे को रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे को इन ऑर्डर रिटर्न करना है, तो मेरे को ना जो मेरा आंस वेक्टर होगा उसको रिवर्स करना होगा और फिर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आंस में पुशबैक कर दिया, और अब एक इंडेक्स वेरिएबल बना देता हूँ, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्स इंडेक्स, और अब मैं पीछे जाता जाता हूँ, मैं बैक ट्रैक करता हूँ। तो वाइल माई हैश इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू इंडेक्स, तब तक मेरा लूप चलेगा। आंस में मैं क्या पुशबैक करूँगा, आंस में मैं पुशबैक करता जाऊँगा मेरे एलिमेंट्स को, मेरे स्ट्रिंग्स को। तो फिर वर्ड्स में गया और हैश इंडेक्स वाले को एक्सेस किया और पुशबैक कर दिया, और इंडेक्स भी चेंज होता जाएगा, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश इंडेक्स हो जाएगा। ये कैसे हो रहा था, इधर से देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था कि मेरे को पता था मेरा जो मैक्स इंडेक्स है वो 4 है, तो मैं इंडेक्स नंबर 4 पे चले जा रहा था, इस एलिमेंट को पुशबैक कर रहा था, और फिर देख रहा था कि हैश 4 पे कौन सा इंडेक्स है, तो हैश 4 पे 1 था, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे जा रहा था, जो भी एलिमेंट था उसको पुशबैक कर रहा था, फिर देख रहा था हैश 1 पे क्या है, हैश 1 पे तो 0 है, फिर मैं 0 इंडेक्स पे जा रहा था, 0 के एलिमेंट को पुशबैक कर रहा था, और उसके बाद क्या कर रहा था, हैश 0 की वैल्यू देख रहा था, हैश 0 पे फिर से 0 है। जब मेरे वाइल लूप की कंडीशन क्या थी, वाइल हैश ऑफ मैक्स इंडेक्स नॉट इक्वल टू मैक्स इंडेक्स, हैश 0 मेरा 0 हो गया, तो मेरा लूप उस केस में ब्रेक कर जा रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने बताया ना कि रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो मेरे को मेरे आंस को रिवर्स करना पड़ेगा, आंस डॉट एंड। अब मैं क्या करता हूँ, आंस को रिटर्न कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये कोड तो सही है, एक चीज़ रह गई, पर क्या रह गई, ये जो चेक वाला फंक्शन है हैमिंग डिस्टेंस वाला, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। जल्दी से ये चेक वाला फंक्शन भी लिख देते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक बूलियन फंक्शन होगा जिसमें मैं 2 स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ, बाय रेफरेंस पास कर लेते हैं, एम्परसैंड word2। ये बेसिकली हमको हैमिंग डिस्टेंस देगा, और इन केस हमारा हैमिंग डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इक्वल टू 1 आता है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। इंट n बना देते हैं, दोनों का लेंथ सेम होगा, ये हम पहले चेक कर चुके हैं, और एक हैमिंग डिस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं, i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन i प्लस प्लस। अब जहाँ पे भी मेरा जो भी कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो इक्वल नहीं है, तब मैं अपने हैमिंग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करता जाऊँगा। सो इफ़ word1 i इज़ नॉट इक्वल टू word
टू आई, तो मैं क्या करूँगा, मैं हैमिंग डिस्टेंस को प्लस प्लस कर दूँगा। अब अगर मान लो प्लस प्लस करते करते मेरा जो हैमिंग डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो मैं पूरे वर्ड का क्यों हैमिंग डिस्टेंस निकालूं, मैं पहले ही फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मान लो अगर मैं पूरे वर्ड में गया और कहीं पे भी फॉल्स रिटर्न ही नहीं हुआ, तो उस केस में तो मेरा हैमिंग डिस्टेंस मतलब हमेशा इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। आपने देखा होगा कि सेम ये वाला कोड मैंने कॉपी पेस्ट करा, बस ये वाली कंडीशन चेंज हुई है। इस वाली कंडीशन में मैं प्रीवियस एलिमेंट को तब डाल रहा था जब मेरा प्रीवियस इंडेक्स पे जो नंबर प्रेजेंट था ना वो मेरे करंट इंडेक्स से छोटा था। पर इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस बस इतना है कि जो ये जो केसेस है ना, इफ़ की कंडीशन है जो यहाँ पे, बस वो चेंज हो गई है। बाकी अगर आप देखो प्रिंट करने का तरीका भी सेम है। क्या वहाँ पे मैंने क्या बनाया था, वहाँ पे मैंने शायद एक वेक्टर ऑफ इंटीजर बनाया था, यहाँ पे मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया है। बाकी पूरा एज इट इज़ कोड सेम है। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल अलग से बना दिया है, उसकी भी मेरे को ज़रूरत नहीं थी। बस आप इंडेक्स की जगह इस वाले वाइल लूप में मैक्स इंडेक्स लिख दो, ये तब भी चल जाएगा। और ये एक चेक वाला फंक्शन डिफरेंट है। बाकी आई थिंक ये पूरा का पूरा जो कोड है ना एग्जैक्टली सेम है। एक बार रन करके देखते हैं। देखो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, लाइन 34 में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इंडेक्स प्री इंडेक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्री इंडेक्स आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज़ राइट, रन करके देखते हैं। इन दो केसेस के लिए तो कोड सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये सबमिट भी हो जा रहा है। इस जो भी प्रोग्राम लिखा है मैंने, इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला जो लूप है ये n टाइम्स चलेगा। ठीक है, ये वाला लूप जो है वो भी 0 से लेके n टाइम्स चलेगा। ये जो इनर लूप है ये भी मेरे ख्याल से ना वर्स्ट केस में n टाइम्स ही चलना चाहिए। और जब जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तब तब ये चेक फंक्शन कॉल होगा। और ये चेक फंक्शन कितना टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे मैंने n ही बना रखा है, पर ना आप इसको m कर दो, where m is the average length of all the words which are present inside the vector of string which is words। मतलब वर्ड्स में जितने भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है ना, आपके वर्ड्स में जितने भी वर्ड प्रेजेंट हैं उनकी जो एवरेज लेंथ होगी, अगर वो मैं m मान लेता हूँ, तो इनर आउटर लूप n टाइम्स चला, इनर लूप n टाइम्स चला, और जब जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगी ये m टाइम्स चलेगा। तो इस पूरे लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो हो जाएगी o ऑफ n रेज टू पावर 2 इंटू m। ठीक है, और बाद में ये भी o ऑफ n टाइम्स चलेगा। n टाइम्स कैसे, वर्स्ट केस में क्या होगा ना कि वर्ड्स में जितने भी वर्ड हैं, वर्ड्स में जितनी भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं वो सारे आपके सब सीक्वेंस का पार्ट होंगे। मतलब जितने भी वर्ड प्रेजेंट होंगे वो ये जो दो कंडीशंस हैं सारे ही वर्ड्स मतलब इन दो कंडीशंस को फॉलो कर रहे होंगे। तो उस केस में ये लूप भी n टाइम्स चलेगा। पर ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो यही वाले लूप की है मेजर, और यही होगी o ऑफ n स्क्वायर इंटू m। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने क्या बनाया है, एक डी पी वैक्टर बनाया है और एक हैश बनाया है। ये दोनों n साइज़ के हैं, तो जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ n होगी। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। जैसे अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा कि सब सीक्वेंस क्या होता है। आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये मतलब ये टैबुलेशन वाली अप्रोच आई कहाँ से। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, तो ये टैबुलेशन वाली अप्रोच कहाँ से आई, और ये इफ़ कंडीशन में मैंने चेंजेस क्यों करे। तो अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत आ रही है ना तो आपको इस वीडियो का पहला पार्ट देखना पड़ेगा, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आई होप जो लोग पार्ट 1 देख के इस ट्यूटोरियल पे आए हैं उनको सारा समझ में आया हो। इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।